जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका यानी सेल्स के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं की दृष्टि से तो वनडे एग्जाम के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा और सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका होती क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई। पूछ लिया जाए, बताइए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यही पूछा जाता है, बताइए कोशिका जो होता है सेल्स, इसका अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ध्यान दीजिए कोशिका का अध्ययन विज्ञान के साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के, तो साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत। विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत, तो साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यानी सेल्स का अध्ययन साइटोलॉजी, सी से सेल्स, सी से साइटोलॉजी। यानी इसके अब अगला प्रश्न यही पूछा जाता है, बताइए कोशिका की सर्वप्रथम खोज की, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले खोज से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो खोज जो है इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की। लेकिन खोज करने के दौरान इन्हें पता चला, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो यह कोशिका मृत्यु को प्राप्त हुई थी, यानी मरी हुई कोशिका थी। यानी इन्होंने जिस भी कोशिका की खोज की थी वह क्या थी, मरी हुई थी। तो प्रश्न अगला यहीं से बन जाता है, बताइए पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। किसने, तो ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने पहली बार क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। अब प्रश्न ऐसे पूछा, प्रश्न ऐसे आ गया नॉर्मल कि बताइए कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कब की, तो 1665 ईस्वी में। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि बताइए पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की। अब कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया, पूछ लिया जाए सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया। स्लाइडेन और श्वान। प्रश्न आ जाता है कि बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, तो स्लाइडेन और श्वान ने दिया। इन्होंने बताया कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना, यानी कई ऐसी कोशिकाएं हैं जो इकट्ठा होती हैं, एक आकार प्रदान करती हैं, तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं। अब प्रश्न आता है छोटे बड़े से रिलेटेड। कुछ ऐसे प्रश्न होता है विश्व से जुड़ा हुआ, एक मानव शरीर में, जैसे पूछ लिया जाएगा विश्व की सबसे छोटी, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, और एक पूछ लिया जाता है मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु है। किसकी, शुक्राणु, यानी स्पर्म की जो होती है कोशिका सबसे छोटी होती है। अगर वहीं पूछ लिया जाए मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु की। वहीं पूछ लिया जाए, ये तो था मानव से जुड़ा हुआ प्रश्न, लेकिन अगर यही विश्व से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है, विश्व की सबसे छोटी कौन होगी, तो माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी होगी, विश्व की सबसे छोटी तो कौन होगी, तो माइक्रोप्लाज्मा होगी। अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे छोटी तो कौन होगी, माइक्रोप्लाज्मा। वहीं पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी कोशिका तो किसकी होगी, शुतुरमुर्ग के अंडे की।
देखिए ये छोटे बड़े से प्रश्न जो बन सकता था इंपॉर्टेंट है। पहली बार तो प्रश्न पूछा जाता है खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन यह मृत्यु थी तो पहली बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जीवित कोशिका की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने की। सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वाद ने। मानव में सबसे छोटी तो शुक्राणु की, मानव में सबसे बड़ी तो अंडाणु की। विश्व की सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, विश्व की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग। और एक प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए, बताइए सबसे लंबी, ध्यान दीजिएगा, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन यानी मस्तिष्क की जो कोशिका है वह क्या है, तो सबसे लंबी है। पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी कोशिका तो कौन सी होगी? न्यूरॉन मस्तिष्क की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सी होगी? माफ कीजिएगा, मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन, और बड़ी पूछ लिया जाए तो अंडाणु। ध्यान दीजिएगा आगे प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, न्यूरॉन कोशिका यानी मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता, यानी न्यूरॉन में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी यह क्या होती है? विभाजन रहित होती है। देखिए कोशिका की एक खासियत है, जैसे कोई भी दो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए एक कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जो दूसरी बची हुई है वह अपने आप को खंडों में विभाजित कर लेगी और विभाजित करके एक नई कोशिका का निर्माण करेगी। जैसे दो भागों में विभाजित हो जाएगी तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो उसी तरह जो न्यूरॉन की कोशिका पाई जाती है, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन की कोशिका, इसका विभाजन नहीं होता, यानी एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वह मृत्यु हो गई। इसीलिए देखो पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगा के चलिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं अगर मृत्यु हो जाएंगी तो आदमी की मृत्यु निश्चित है। जबकि शरीर में कहीं भी कोशिकाएं मृत्यु हो जाती हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो किस प्रक्रिया के दौरान? तो विभाजन प्रक्रिया के दौरान नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। वहीं पूछ लिया जाए इसमें तो विभाजन रहित होती है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे तेज विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है तेज विभाजन। पूछ लिया जाए किसकी कोशिका में सबसे तेज विभाजन होता है, तो लीवर यानी यकृत में। यकृत की कोशिका का विभाजन सर्वाधिक तेजी से होता है, इसलिए यकृत में अभी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्वयं ठीक हो जाता है। प्रश्न पूछा गया है, बताइए कौन सा ऐसा अंग है जो स्वतः ठीक हो जाता है, तो कौन सा है? तो लीवर यानी यकृत। आगे अब बात करते हैं कोशिका के कुछ पार्ट की, यानी उस कोशिका के अंतर्गत जो पाए जाते हैं। देखिए कोशिका, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है। अभी आप पढ़ेंगे तो उसको मतलब क्या है आप आसानी से भी समझ जाएंगे, उसके बाद हम समझा भी देंगे। अब देखिए कोशिका में क्या क्या पाया जाता है उनकी चर्चा करें। देखिए कोशिका, सबसे दो बिंदु पे बात करते हैं, कोशिका झिल्ली। बात करते हैं किसके बारे में? कोशिका झिल्ली को, इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। आगे दूसरा बात करेंगे दूसरे इसी में कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति मान लीजिए क्या है? कोशिका है। क्या है? तो कोशिका है। ये क्या है? तो कोशिका। ये क्या है? तो कोशिका है। अब इसमें हम देखेंगे, अब हम जैसे मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हमको कुछ सामान लेना हो, जैसे मान लीजिए सब्जी हमको लेनी है, तो हम क्या करेंगे, एक पन्नी में 10 रुपए की आलू, 5 रुपए की मिर्चे, नमक उमक जो भी कुछ भी हो, हम एक पन्नी में पैक कर लेते हैं। तो यह क्या होता है? यह पन्नी ही होती है, यानी झिल्ली ही होती है, पन्नी ही होती है। ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह के हो सकती हैं। जैसे हम थोड़ा सा सामान लेते हैं तो दुकानदार क्या करेगा, एक ही पन्नी में सारे सामान दे देगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा सामान ले लेते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा सामान ले लेंगे तो क्या होगा, तो व्यक्ति क्या कहेगा कि एक और पन्नी दे दीजिए, नहीं तो पता लगे घर पहुँचते फट जाएगी तो सामान सारे बिखर जाएंगे। यानी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, यानी ज़्यादा सामान रहेगा या ज़्यादा बड़ी रहेंगी तो उसमें क्या होगी, 2 पन्नी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही पन्नी तो ये होती है कोशिका। कोशिका की ऊपरी सतह एक पन्नी की नुमा होती है। और ध्यान दीजिएगा, और पन्नी एक ऐसी होती है तो अर्धपारगम में होती है, पारगम में।
ये में इसमें भी पन्नी होती है, ये भी पन्नी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बड़े सामान के लिए यानी दोहरी पन्नी है, कुछ ऐसी संरचना पाई जाएगी। ए सिंगल पन्नी, ए क्या होगा, दोहरी। जैसे हमने एग्जाम्पल की चर्चा की ना, थोड़ा सामान लेंगे तो एक ही पन्नी में दे देगा, लेकिन अगर ज़्यादा सामान लेते हैं तो क्या होगा, तो उसको 2 पन्नी देनी पड़ेगी ताकि पन्नी फटे ना। वही अगर बड़े चीज़ों के लिए क्या होगा, दोहरे के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा जो सिंगल पन्नी होगी यानी कुछ भी थोड़ा भी सामान लेंगे तो सबको भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पादप में भी पाई जाएगी और जंतु में भी पाई जाएगी। और झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम। अर्धपारगम मतलब जो चीज़ें काम की होगी उनको अंदर जाने, देखिए इसके अंदर और चीज़ें पाई जाएंगी। अब इसमें जो काम की चीज़ें होंगी वो कहेगा आओ आओ तुम्हारा काम है, तुम अंदर जाओ। और जो काम की नहीं होंगी क्या होगा, तुम जाओ अपने यहाँ, अब यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा, या तुम्हारा कोई काम नहीं है। जैसे मान ली विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं तो अब कोई मैथ पढ़ने वाला आ जाएगा तो नहीं आप वहाँ जाइए, आप वहाँ मैथ चल रही है, यहाँ पर आपका काम नहीं है, आप यहाँ विज्ञान वहीं रहेंगे जो विज्ञान पढ़ेंगे। उसी तरह इसमें है जो इसके काम का होगा कहेगा भाई अंदर तो आप आइए, बाकी जो अलग जिससे जुड़े हुए अलग विभाग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अलग जाने दीजिए, उनको अलग भेज देगा। तो यह पन्नी जो है चाहे थोड़ा सा मान लें, चाहे हम 5 रुपए की आलू लें चाहे 20 रुपए की आलू लें, पन्नी को हमको ज़रूरत पड़ेगी, यानी सिंगल पन्नी दोनों में पड़ेगी। लेकिन एक किस में पाई जाएगी, जब ज़्यादा लेंगे, और ज़्यादा यानी बड़ा कौन सा होता है बताइए, पादप बड़े होते हैं कि जंतु बड़े होते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी मनुष्य में आता है, पेड़ जितने भी जानवर होते हैं वो सब किस में आते हैं, तो जंतु में आते हैं। मनुष्य यहाँ तक कि मैं किस में आऊँगा, तो जंतु में आऊँगा। पादप में पेड़ पौधे आएंगे, बड़ा कौन होगा, पेड़ पौधे बड़े होंगे, तो यानी ये केवल किस में पाई जाएगी, पादप में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति यानी दोहरी झिल्ली नुमा संरचना किस में पाई जाएगी, केवल पादप में पाई जाएगी। जो सिंगल झिल्ली नुमा संरचना है पादप में भी पाई जाएगी और जंतु में भी पाई जाएगी। अच्छा, इसका काम क्या होता है, देखिए अब पन्नी का काम क्या होता है थोड़ा समझिए। अगर चौकोर पन्नी है तो जो हम सामान लेंगे वो चारों चौकोर साइड के हो जाएगा। अगर वहीं गोल पन्नी है तो गोल, जैसे जिस आकार की पन्नी रहेगी उसी आकार का उसमें जो सामान रखेंगे वो हो जाएगा। तो वही इसका भी काम है, आकार और संरचना प्रदान करना। आकार कैसा होगा, कैसी इसकी संरचना होगी, इसका काम यही होगा। यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का काम क्या होगा, तो आकार और संरचना को प्रदान करना। अब ध्यान दीजिएगा, कोशिका के जितने भी सभी अंग हैं इसके अंदर पाए जाएंगे, इसी अर्धपारगम झिल्ली के अंतर्गत ही पाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम झिल्ली। अब प्रश्न पूछ लिया गया था, बताइए कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न था, बताइए कोशिका भित्ति किस प्रकृति की होती है, तो ध्यान दीजिएगा अर्धपारगम प्रकृति की होती है। आगे बात करते हैं और क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो बताइए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा कोशिका झिल्ली ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। सिंगल झिल्ली किसकी बनी होगी, तो प्रोटीन की बनी होगी। वहीं अगर पूछ लिया जाए दोहरी झिल्ली यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। आगे बात करते हैं, अगले भाग हमने 2 भाग चर्चा कर लिए, पहला कौन सा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। आगे चर्चा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश शब्द है। अगर पूछ लिया जाए इसका हिंदी नाम क्या होता है, तो क्या इसका नाम क्या होगा, सूत्रकणिका। हिंदी में नाम क्या होगा, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम तो सूत्रकणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया या पूछ लिया जाए या सूत्रकणिका पूछ लिया जाए। पूछा पहले प्रश्न यही, बताइएगा इसका खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा इसका खोजकर्ता ऑल्टमैन है। खोज किसने की, इसने ऑल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो ऑल्टमैन ने की। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए जिसे कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। अब इसका काम क्या होगा, देखिए जब श्वसन हम श्वास लेते हैं तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होती है, वायु हमारे अंदर जाती है और रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया में आती है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी, किस प्रक्रिया के दौरान? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान वायु कहाँ आएगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में लाएगा कौन? तो हीमोग्लोबिन ले आएगा। हीमोग्लोबिन के सहायता से कहाँ आ गई अब वायु? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, यानी एक प्रक्रिया होती है, उस चक्र की खोज क्रेब्स ने की, इसलिए इस चक्र को क्या कहा जाएगा? क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र। इसमें साइकिल चलता है, ऐसे करके कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, उसको क्या किया, उसकी खोज क्रेब्स ने की, तो इसलिए उसको कहा गया क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा किस रूप में? तो एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। अब पेपर में पूछा गया प्रश्न, बताइए, एसएससी के ही पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में आ गई? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था एसएससी जीडी के पेपर में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब पूछा गया था प्रश्न, दो महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में। और इसका फुल फॉर्म एटीपी का एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। और ध्यान दीजिएगा 38 एटीपी मिलकर, कितने एटीपी? 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं? तो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्रदान होती है। कितने? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब यही ग्लूकोज क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रश्न और भी कुछ इंपॉर्टेंट आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके उपनाम है उसकी भी चर्चा कर लें। पूछा गया, बताइए कोशिका का श्वसन स्थल क्या होता है? तो कोशिका में श्वसन कहाँ हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कोशिका का श्वसन स्थल कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कहलाएगा? कोशिका का श्वसन स्थल क्या कहलाएगा? तो कोशिका का श्वसन स्थल क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का श्वसन स्थल। और यहीं पर ऊर्जा संचित रहती है, हमने इसकी चर्चा कर ली। एक किस रूप में रहती है? तो एटीपी के रूप में। अब ऊर्जा संचित रहती है तो क्या होगा? ऊर्जा का शक्तिगृह भी कहा जाएगा। यानी ऊर्जा जो होती है, जो शक्ति है, उसका घर कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ऊर्जा का शक्तिगृह। अब ऊर्जा का शक्तिगृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्या होगा? पावर हाउस ऑफ सेल्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा? ऊर्जा का शक्तिगृह या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाएगा। और इसी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं इसी में आई हैं। तो ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। और एक प्रश्न बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, नोट कर लें इसको, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते थे हमने उसकी चर्चा की। अब देखिए ऊर्जा का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ऊर्जा को क्या कहेगा? यहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ किसी भी व्यक्ति का काम होगा कि ऊर्जा पहुँचाए। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं ऊर्जा, देखिए जहाँ पर कोशिकाएं होंगी वहाँ पर ज़्यादा होगा। जैसे जीभ छोटी है तो अभी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पर कम ऊर्जा होगी। जबकि पैर में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, पैर बड़ा है तो पैर में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ज़्यादा उत्पन्न होगी लेकिन वो काम कर नहीं रहा तो वहाँ ऊर्जा की रहेगी, बची रहेगी। तो यहाँ काम कर रहा तो ये तो थक जाएगा धीरे धीरे। ऐसे बोलते बोलते ये क्या होगा? अब ऐसे बोल रहा है, फिर धीरे धीरे जीभ ऐसे चलने लगी, तो उसको क्या करेगा? तो ऊर्जा को ले आने का काम भी किसी को रहेगा। यानी ट्रैफिक वाला काम, यानी आप इधर जाइए, यहाँ आपकी ज़रूरत है, देखेगा जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ऊर्जा को भेजेगा। अब भेजता कौन है? गॉल्गी का है।
कौन भेजता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय का काम यही होता है, ट्रैफिक वाला काम रहेगा, यानी इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का यातायात प्रबंधक। कोशिका का यातायात प्रबंधक। देखिए ट्रैफिक हवलदार का काम क्या होता है? एक चौराहे पर आप इधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, ऐसे करके बताता है ना कि कहाँ किस व्यक्ति की ओर किस तरफ जाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही तरह इसका भी गाल्जी काय का भी काम यही है कि अभी भाई हम पढ़ा रहे हैं, हमें जीभ में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो आप जीभ में जाइए, आप पैर में कोई काम नहीं है। तो इसका काम क्या होगा? ट्रैफिक वाला काम होगा, ट्रैफिक पुलिस वाला, यानी इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का यातायात प्रबंधक। इसकी खोज किसने की? तो कैमिलो गाल्जी ने। किसने की खोज? कैमिलो गाल्जी ने। इसकी खोज किसने की? तो कैमिलो गाल्जी ने। अब देखिए कोशिका बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो अभी एक वीडियो में लंबा हो जाएगा, पढ़ाना कंप्लीट करना थोड़ा कठिन है। इसके अगले भी पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, अगले पार्ट कल ही मिल जाएंगे आपको। साइंस वाली प्लेलिस्ट में ढूंढना है, साइंस बनी प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता तो अपने भाई बहन मित्र में शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसके आगे पढ़ना प्रारंभ।